पढ़ा था वर्ग के संपूर्ण भागों को सचित्र एवं परिभाषा से उसकी व्याख्या की थी। आज अपन उसी में क्या करेंगे, जो भी वर्ग में अपन उसकी परिधि है, उसका क्षेत्रफल है और जो चाप है, वर्गखंड है, उनका क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, उसका परिमाण या परिधि कैसे याद करते हैं, उनके सभी सूत्रों के बारे में आज अध्ययन करेंगे और उन सूत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है उनके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले जब भी अपन कोई वर्ग लेते हैं और वो कितनी भी त्रिज्या का लो, तो उस वर्ग में जैसे भी ये एक वर्ग है जिसकी त्रिज्या वो 7 सेमी है, 7 सेमी और 7 सेमी त्रिज्या है, तो इसका जो ये व्यास वो कितना जाएगा 14 सेमी, तो 7 भी साइड में जाएगा 7 ही हो जाएगा। आप जैसे अपने इसकी परिधि को किसी धागा डालिए, उस धागे को नापेंगे और फिर इस वर्ग की परिधि की क्या करेंगे, परिधि और उसके व्यास में अनुपात प्राप्त करेंगे, वर्ग के व्यास में अनुपात प्राप्त करेंगे, तो वो अनुपात है वो हमेशा 22:7 भी है, 22:7 है। जैसे अब आपने यहाँ जैसे 7 सेमी त्रिज्या से बात करें तो 7 सेमी त्रिज्या व्यास कितना हो जाएगा 14 सेमी कितना होगा। तो अब ये आप जैसे आप धागे के साथ इसको नापोगे तो ये 44 सेमी आएगी। अब 44 से 5 14, अब 44 में और 14 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 22/7 है, 22/7 आएगा। ऐसे कितनी भी त्रिज्या से लेते जाओ, जैसे आपने 3.5 त्रिज्या ली 3.5, तो व्यास पूरा कितना जाएगा 7 हो जाएगा। अब जैसे ये इस परिधि को नापोगे, उन दोनों का अनुपात लोगे तो वो अनुपात हमेशा 22/7 होता है, 22/7। ऐसे कितनी भी अपन त्रिज्या लेते थे, जैसे अपन ने 15 सेमी त्रिज्या ले ली तो व्यास 30 सेमी हो जाएगा। अब जैसे इसकी परिधि को नापोगे, वो जो नाप आएगी उस नाप में और व्यास में जो नाप लोगे वो 22/7 ही है, 22/7 है। अर्थात किसी भी सर्कल में या गोल आकृति में, अर्थात किसी वर्ग में जो परिधि होती है उसमें और जो उसका व्यास होता है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात एक अचल अनुपात होता है। उस अनुपात जो मान होता है उसका 22/7 या 22/7, और जिसको अपन एक ग्रीक भाषा के अक्षर से उसके मान को देते हैं, वो मान है ये, अर्थात उसको क्या कहते हैं अपन पाई का होता है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाए कि पाई किसे कहते हैं, यानी पाई किसे कहते हैं। तो पाई किसे कहते हैं, किसी वर्ग के परिधि तथा वर्ग के व्यास में एक अचल अनुपात होता है। अचल अनुपात मतलब हमेशा वो 22/7 ही आता है। इसलिए भी त्रिज्या लो, उसकी परिधि को नाप लो, उसका अनुपात को बनाएगा 22/7 आएगा। उसी को अपन क्या कहेंगे उसको पाई कहा जाता है। तो पाई किसे कहते हैं, किसी वर्ग की परिधि से वर्ग के व्यास का एक स्थिर अनुपात होता है या एक अचल अनुपात होता है। उस अनुपात का मान 22/7 या 22/7 होता है, जिससे पाई कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए कि पाई किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, किसी वर्ग की परिधि से वर्ग के व्यास का, वर्ग की परिधि से वर्ग के व्यास का एक स्थिर अनुपात या एक अचल अनुपात होता है, और उस अनुपात का मान 22/7 या 22/7 होता है, जिसे पाई कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे अपने, पाई कहा जाता है। आपको क्या बताया मैंने कि पाई है वो क्या होती है, पाई क्या होती है, तो क्या होती है वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि तथा वर्ग का व्यास, वर्ग का व्यास, उसमें जो अनुपात होता है, उसमें जो अनुपात उसको क्या कहते हैं अपन, परिधि यानी पाई कहते हैं। और वो मान हमेशा कितना होता है 22/7 होता है। 22/1 छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं कि पाई का मान आप कितने प्रतिशत हल करते हैं, 22/7 है। तो अब वो 22/7 कहां से आता है, तो ये किसी भी वर्ग के लिए जैसे अपन यहाँ त्रिज्या 7 से बात करें,
14 से बात करो, 25 से बात करो, 30 से बात करो, कितने से भी करो और उसकी परिधि को नाप लो, उसकी परिधि को नाप लो और नाप के दोनों में अनुपात निकालो तो वो हमेशा ही कितना आएगा 22/7 आएगा। अर्थात आपको ये कहा जाए कि जैसे आपको समझा जाए कि पाई किसे कहते हैं, तो पाई किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि किसी भी वर्ग की परिधि तथा दूसरा वर्ग के व्यास में एक स्थिर अनुपात या एक अचल अनुपात होता है जिसका मान 22/7 होता है, उसी को ही पाई कहा जाता है। तो पाई किसको कहा जाता है, वर्ग की परिधि है, वर्ग के व्यास के अनुपात को ही पाई कहा। अर्थात दूसरा एक कारण है अपन कि किसी वर्ग की परिधि और वर्ग के व्यास में एक स्थिर या अचल अनुपात होता है जिसका मान 22/7 होता है, जिसे पाई कहा जाता है। अर्थात जो अनुपात है वो 22/7 के बराबर होता है। अब इसी से ही अपन सूत्रों का निर्माण करें, अर्थात सारा जो सूत्र है इसी से आगे बढ़ते जाए। तो सबसे पहले आपको कहा जाए कि वर्ग की परिधि निकालनी है, तो यहाँ इसके नीचे कितना ले लिया अपन ने, 1 ले लिया। अब इसको बदल पाएंगे, इसको तो इससे, तो क्या आ गया, वर्ग की परिधि बराबर क्या जाएगा आपके पास है, वृत्त का व्यास गुणा पाई, ये क्या है वर्ग की परिधि है। अब व्यास है, व्यास को अपन जानते हैं कि ये जैसे आपने आ लिया, इसको अपन यहाँ तक व्यास लिया क्या कर दिया था, 7 कर दिया, अर्थात व्यास बराबर क्या होता है, अर्थात d बराबर 2 गुणा, अर्थात वर्ग का व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना, वर्ग का व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना। अब इसके साथ क्या लिख देंगे अपन, 2r लिख देंगे, गुणा आगे पाई है, अब इसको लिख देंगे 2πr। अर्थात वर्ग की जो परिधि है उसका मान कितना होता है, 2πr होता है। तो ये क्या है, वर्ग की परिधि ज्ञात करने का सूत्र। अर्थात वर्ग के चारों एक चक्कर लगाने पर जो परिधि होती है वो वर्ग की परिधि कहलाती है, उसका परिमाप कहलाता है। अब इसी से आगे आपको कहा जाए कि अर्धवर्ग की परिधि बताओ, अर्धवर्ग की परिधि ज्ञात करो, तो ये आपको क्या दिख रहा है, अर्धवर्ग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये अर्धवर्ग दिख रहा है। अब अर्धवर्ग की परिधि निकालिए तो जो पूरी परिधि आई थी उसका ये आधा भाग आ गया, क्या हो जाएगा, ये आधा भाग। अब इस आधे भाग को अपन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो 2πr है उसमें 2 का भाग याद आ जाएगा, लेकिन ऊपर भी इसमें ये एक व्यास भी आ है, क्या है, व्यास का ये r प्लस r, तो अर्थात इसकी जो परिधि होगी उसका मान क्या हो जाएगा, 2πr/2 प्लस 2 गुणा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परिधि आई ये पूरी थी उसी का आधी कर दिए, उसकी क्या कर दी, आधी कर दिया था, 2 का भाग लगा दिया। अब आगे ऊपर है ये लाइन बन रही है उसमें, तो ये r है और ये r है, तो क्या हो गया, 2r हो गया। अब यहाँ से इसको हटा दो 2 को 2 से, आप दोनों में देखो r कॉमन आ रहा है, r को कॉमन ले लो, क्या बच गया हमारे पास, पाई प्लस 2 से, पाई प्लस 2। तो यहाँ तो अपने क्या लिखेंगे, अर्धवर्ग की परिधि r इनटू यानी cos जाएगी पाई प्लस 2। यहाँ पे पाई का मान लिखोगे तो पाई का मान लिखे बाद में प्राप्त कर लो, तो पाई का मान कितना था, 22/7 प्लस 2। अब उसको हल करोगे तो आगे r इनटू यहाँ लोग तुम आगे से 7, अब 7 का भाग 7 में दिया, एक बार ये को 22 से गुना तो 22, अब एक का भाग 7 में दिया, फिर आ गया 7 बार 7 को 2 से गुना कितना आ गया, 14 आ गया। आप दोनों का टोटल करो तो टोटल करने पर कितना हो गया, वो 36 बटा कितना है 7 इनटू 8। अर्थात दूसरे ये कहा जाए कि अर्धवर्ग की परिधि कितनी होती है, 36r/7। अर्थात जब भी आपको ये पूछे कि किसी अर्धवर्ग की परिधि की का माप बताइए, तो अर्धवर्ग की परिधि का माप 2 सूत्र हो जाएगा, बताया आप ये याद कर लो या सीधा ये आ गया तो 36/7 है। अर्थात अर्धवर्ग की जो परिधि होती है, अर्धवर्ग की परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर r इनटू पाई प्लस 2 या 36/7 इनटू r। तो दोनों में कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं, आप अर्धवर्ग की परिधि निकालो। अब ऐसे आपको आगे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है
कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो अपन जो भी वर्ग दिया हुआ है, जैसे आपके पास ये एक वर्ग है और उसकी ये त्रिज्या r ये r, अब इसका अपन क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, इसको जैसे अपन यहाँ से काट दिया वर्ग की परिधि को और उसको सीधा कर दिया, तो सीधा करने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये कटा और ये सीधा हो गया। अब ये जो त्रिज्या है उसका जो केंद्र है वो जैसे यहाँ है वो, और उसकी ये जो होगी वो आगे रहेगी, अभी भी क्या रहेगी, आगे रहेगी। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जो वर्ग की परिधि है उसको काट दिया, काट उसको कर दिया, सीधा कर दिया। तो अब ये जो वर्ग की परिधि है उसका मान क्या होता है, 2 पाई r होता है, जो अपन अभी प्राप्त किया है 2 पाई r होता है। तो अब यहाँ भी ये क्या होगा यार, ये भी जो इतनी लंबी है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई r होगी, क्या होगी, 2 पाई r होगी। अब ऐसे वो इसका क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जैसे अपन यहाँ से काट इसको सीधा कर लिया तो यहाँ जैसे आप लोगे तो ये क्या हो गया, आपके पास एक त्रिभुज ही बन गया। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, छोटे क्लास में पढ़ते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई। अब आधार उसका कितना है, 2 पाई r, या 1/2 गुणा 2 पाई r, ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी आगे रहेगी, त्रिज्या से कितना ऊंचा होगा, जैसे आप बोलोगे तो वो तो सीधा आ गया, तो ऊंचाई कितनी हुई r। अब यहाँ से इसे 2 से 2 काट दो, अब इसका गुणनफल प्राप्त करो, तो गुणनफल क्या आ गया, पाई r स्क्वायर, अतः पाई का पाई रहता है, r पावर से आ गया r की पावर। अतः किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब इसमें वो r वर्ग का निकालना है आपको, r वर्ग का क्षेत्रफल, r वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, आप इसमें 2 का भाग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r बटा 2, r वर्ग का क्षेत्रफल आधार वर्ग समझो किसको कहते हैं, कि जो व्यास है उसको जो 2 खंडों में विभाजित करती है वो उसके 2 भाग बनते हैं, वो दोनों भाग क्या कहलाते हैं, r वर्ग कहलाते हैं। अब जैसे एक ऊपर वाला भाग हो गया, एक नीचे वाला भाग हो गया, तो इसको क्या कहेंगे माने r वर्ग। अर्थात जैसे आपको ये नीचे वाला भाग है ये निकालना, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, पूरे जो क्षेत्रफल है उसमें 2 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि भी आधा करते हैं आधा करके 2 का भाग लगा देते हैं। अब आज में इसको ऐसे जैसे 4 भागों में कर दिया, कितने भागों में कर दिया मैंने, 4 भागों में, तो 4 भागों में से वो क्या करेगा, वर्ग का क्या करेगा, चौथा भाग, क्या करेगा, चौथा भाग, या उसको कहते हैं चतुर्थांश, क्या कहेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चतुर्थ प्लस अंश, यानी चौथा भाग। तो आधार वो यहाँ पर क्या जाए, वर्ग के चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चौथा भाग है, उसमें क्या कर दो, पूरे भाग में 4 का भाग लगा दो तो चौथा भाग आ जाएगा, तो पाई r स्क्वायर बटा 4। तो ये क्या हो गए, वर्ग के 3 क्षेत्रफल हो गए। तो पहला वर्ग का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, r वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटा 2, और वर्ग के चौथे भाग का क्षेत्रफल अर्थात चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटा 4। इस प्रकार से वर्ग के क्या करते हैं हमारे क्षेत्रफल और उसकी परिधि ज्ञात करते हैं। अब आगे आता है जो आपको बताया सेकेंडरी वर्ग, क्या कहा था, जिसे अपन चल परिभाषा से पढ़ा था, सेकेंडरी वर्ग, सेकेंडरी वर्ग किसे कहते हैं, ऐसे दो वर्ग त्रिज्या केंद्र तो एक हो किंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, या त्रिज्याएं अलग अलग माप की हो। तो जैसे आपके पास ये 2 सेकेंडरी वर्ग हैं, आगे सेकेंडरी वर्ग है उसमें जैसे पहला ये वर्ग है उसकी त्रिज्या ये हो गई, जो दूसरा वर्ग है उसकी त्रिज्या ये हो गई, तो यहाँ वो केंद्र है उसका वो दोनों का एक है और त्रिज्या दोनों के अलग अलग है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ तक तो त्रिज्या उसका अपन मान लेंगे वो r1 है, ठीक है, अर्थात जो बड़ा वर्ग है उसकी त्रिज्या r1 है और जो छोटा वर्ग है उसकी त्रिज्या r2 है, ठीक है, वो r2। अब जो यहाँ दोनों वर्गों के बीच में जो स्थान आ रहा है उस स्थान का एक नया नाम आएगा हमारे गणित में, उसको बोलते हैं वलयिका, क्या कहते हैं, वलयिका। तो वलयिका किसे कहेंगे अपन, 2 सेकेंडरी वर्गों से परिबद्ध जो स्थान होते हैं, 2 सेकेंडरी वर्गों के बीच में जो स्थान होते हैं, 2 सेकेंडरी वर्गों के बीच में अर्थात
वलयिका कहते हैं, क्या कहेंगे? वलयिका कहते हैं। अब आपको इस वलयिका का क्षेत्रफल भी पूछेगा और इस वलयिका की परिधि भी पूछेगा। तो आप वलयिका का क्षेत्र निकालने के क्या करेंगे? आप पहले इस बड़े वर्ग का क्षेत्र निकालेंगे, तो बड़े वर्ग का क्षेत्र क्या जाएगा? जैसे वो हो रहा है पाई आर स्क्वायर, इतना वर्ग का क्षेत्र। अब यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी है? r1 है, तो यहाँ आपको कर दोगे। फिर छोटे वर्ग का क्षेत्र कर लो, तो छोटे वर्ग का क्षेत्र वही सूत्र तो होगा पाई आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ 2 कर दो। अब आपको क्षेत्र इसका निकालना है, तो आप इसका निकालने क्या करोगे? बड़े वाले वर्ग के क्षेत्र में छोटे वाले वर्ग के क्षेत्र को घटा दो, अतः इसको निकालोगे, किससे बचेगा? इस जो वलयिका दिख रही है आपको उसका अतः क्या करेगा? माइनस कर दो, घटाने मतलब माइनस। अब इसमें से पाई को कॉमन आ रही है, तो पाई को कॉमन ले लो और अब आपके पास क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बचा। अतः ये क्या है आपके पास? एक दो अलग सूत्र हो गया है वलयिका का क्षेत्रफल बराबर। और वलयिका किसे कहते हैं? यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है, वलयिका किसे कहेंगे? दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध जो स्थान होते हैं, अर्थात दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच में जो स्थान होता है वो एक वलयिका कहलाती है। और वलयिका का क्षेत्रफल क्या हो गया? वलयिका का क्षेत्रफल बराबर, वलयिका का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? अब आपके पास पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, अर्थात दूसरा क्या हो जाएगा? पाई का मतलब स्थान है ही 22/7। यहाँ क्या होगी? दोनों त्रिज्याओं के वर्गों, दोनों वर्गों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों वर्गों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर। अर्थात दोनों जो त्रिज्या हैं उनका क्या करो? वर्ग कर दो, उसमें से घटा लो और वो उसको किससे कर दो? 22/7 से गुणा कर दो। अब यहाँ इसकी परिधि भी पूछते हैं कि वलयिका की परिधि ज्ञात करो, तो पहले आपको वही इस बड़े वर्ग की परिधि पूछे तो उस परिधि का जो सूत्र सामान्य वर्ग है पाई आर है, क्या है? 2 पाई आर है। आप इस बड़े वर्ग के लिए निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। अब हमें इस छोटे वर्ग की आपको परिधि निकालनी है, तो वो सूत्र क्या आता है? 2 पाई r। अब इसकी त्रिज्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ को कर दो। अब परिधि का मतलब समझ रहे हो? इस ये परिधि है बड़े वर्ग की, छोटे वर्ग की ये है। इन दोनों को आपको पूछ रहा है, अर्थात इन दोनों की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? अब की बात दोनों को जोड़ दोगे। अर्थात आपको क्या करना है कि यहाँ ये कितना लंबा है और ये जो दूरी है वो कितनी लंबी है वो आपको पूछी जा रही है। तो इन दोनों को दूरियों में हिसाब निकालने के क्या करोगे? इन दोनों परिधियों को टोटल कर दो। क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे। आप दोनों में से देखो पाई तो 2 पाई तो कॉमन आ रहे हैं, तो 2 पाई को कॉमन ले लो, क्या बच गया? आपके पास r1 है प्लस r2 के बचे। तो ये क्या हो गई? वलयिका की परिधि, वलयिका की परिधि या परिमाप बराबर, परिधि या परिमाप बराबर होता है 2 पाई कांस्टेंट है r1 प्लस r2। तो ये आ गया सूत्र। तो दोनों कैसे प्राप्त हो सकते हैं कि अपन है पहले तो वो जान रखना कि वलयिका किसे कहते हैं, तो किसे कह देंगे? सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो स्थान होता है सकेंद्रीय वृत्त। तो दो ये वृत्त है सकेंद्रीय वृत्त है, उनके जो बीच का स्थान है ये उसको वलयिका कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? अपन वलयिका कहेंगे। अब वलयिका का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को घटा करके, और जैसे अपन ने यहाँ घटा करके प्राप्त कर लिया, घटाओ क्या होता है? पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ऐसे ही वलयिका की परिधि, तो परिधि निकालने के क्या करोगे? बड़े वर्ग की परिधि और छोटे वर्ग की परिधि को जोड़ दोगे, बड़े वर्ग की परिधि और छोटे वर्ग की परिधि को जोड़ दोगे। अब जोड़ने से हमारे पास क्या आया? 2 पाई कोष्टक r1 प्लस r2 आ गया। अब आगे बने वही है, इसमें जो सूत्र पूछेगा वो चाप की लंबाई, तिरछे खंड का क्षेत्रफल, लंबवत खंड का क्षेत्रफल, दीर्घवत खंड का क्षेत्रफल, ये बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो आप अपन आते हैं चाप की लंबाई में, यानी वर्ग के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। आप कोई चाप किसको कहते हैं? तो इस बारे में अपन जानकारी प्राप्त की थी। तो चाप किसको कहते हैं? वर्ग की परिधि का खंड है, वर्ग की परिधि का जो खंड है, जैसे यहाँ अपना इतना एक टुकड़ा लिए और ये भी, जो ये जो खंड है वो चाप कहलाता है। जो छोटा होगा उसे लघु चाप, और जो ऊपर बड़ा होगा उसको दीर्घ चाप।
तो चाप किसके कहते हैं? वर्ग की परिधि के खंड को चाप कहते हैं। अब इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, इसकी लंबाई। अब ये लंबाई पर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखो, जैसे ये वर्ग है, वर्ग का केंद्र ये, अब इससे जैसे अपन यहां से ऐसे चलते घूम चलेंगे, ऐसे घूमेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ औपचारिक 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनता है। अपन ये कुछ सभी जानते हैं कि चारों अपन किसी चीज से घूमते हैं, इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बनता है? वो 360 का बनता है। ये बात अपन ने नए क्लास में पढ़ी हुई थी, जो त्रिकोणमिति आई बताओ, उसमें आया था कि एक पूरा चक्कर लगाने कितना आएगा? 360 डिग्री होता है। अब ये 360 डिग्री चक्कर लगाने पर ये जो दूरी तय हुई वो पूरी परिधि हो गई, ये भी वो पूरी परिधि हो गई। अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाने में हमें दूरी कितनी तय करनी पड़ी? 2 पाई r। अर्थात जो ये पूरे जो चाप की लंबाई हो कितनी है? 2 पाई r का पूरी परिधि है, पूरी परिधि। अब अपने तो इतने सी की निकालना है, इतने का निकालना है। तो अब इतने के निकालने के लिए आपको पहले यहाँ इसको यहाँ से मिला लो, और ये देखो ये कितने डिग्री का कोण बनाया है? कितने डिग्री का कोण बनाया। अब कोण का मान पहले तो अपन यहाँ क्या करते हैं? कोण का कोई भी मान है होगा उसको थीटा देते हैं। अर्थात यहाँ थीटा डिग्री का मतलब ये है कोण का कोई भी मान है, जैसे कोई का मान होगा या 60 है, 100 है, 120 है, 180 है, यदि 270 कितना भी हो सकता है। तो उसके डिग्री का मान बनाने के लिए अब इसी जो चाप को उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वही अपन है यहाँ 360 डिग्री का कोण में जो चाप की लंबाई होगी अर्थात वर्ग की परिधि, चाप की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? पूरी परिधि हो गई ना, कि पूरी परिधि तो होगी 360 में। अब वही अपन है 1 डिग्री का कोण में कितना लेगा? 2 पाई r बटा 360 डिग्री, 360। अर्थात यहाँ 1 डिग्री का कोण, 1 डिग्री का कोण बने तो कितने चाप की लंबाई क्या होगी? 2 पाई r बटा 360 डिग्री। अगर आपको थीटा मतलब कोई भी 2 3 4 5 10 100 150 कितने भी डिग्री का कोण बने तब चाप की लंबाई कितनी होगी? अर्थात अब अपन क्या लेंगे? थीटा। अर्थात यहाँ 1 डिग्री के साथ लेंगे कोई भी कोण हो, कोई भी मतलब कोई भी मान अज्ञात राशि, यानी कोई भी मान जैसे 60 डिग्री है, 100 डिग्री है, कितना भी वो हो तो चाप की लंबाई कितनी होगी? तो क्या होगा? 2 पाई r बटा 360 डिग्री इनटू थीटा। जो थीटा है उसको यहां गुणा कर दोगे। अब इसको आसान कर लो, 2 का और 360 में भाग जा रहा है 2 का, तो यहां भाग दिया, कितना आ गया? 2 आ जाएगा। यहां तो क्या हो गया? पाई r थीटा डिग्री बटा यहां 360 में 2 का भाग दिया 180 डिग्री, कितना आ गया? 100। ये जो है आपके पास है वही चाप की लंबाई का सूत्र बन गया। तो चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बटा 180। अर्थात किसी भी वर्ग के चाप की लंबाई जो आपको दी ना AB, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो उसकी लंबाई बताने के लिए आप क्या करोगे? इस सूत्र का प्रयोग करोगे। कैसे प्राप्त हुआ? अपन जानते हैं कि जब अपन वर्ग की पूरा एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाते हैं तो चाप की लंबाई होती है उसकी परिधि, और परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई r। क्या होगा? अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी परिधि होगी। परिधि का मान होता है जो सूत्र पर प्राप्त कर दिया 2 पाई r। अब 1 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या होगा? 1 का कम होगा, वो एक ही नियम से अपन पढ़ते हैं, क्या होता है? 1 कम हो गया, तो अब 2 पाई r बटा 360 डिग्री। अब थीटा डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना होगा? तो 2 पाई r बटा 360 डिग्री गुना थीटा, यानी ज्यादा का निकालना है वापस गुना कर देंगे। अब ये हमारे पास ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसमें भी जैसे आपको दे दिया कि 7 सेमी त्रिज्या, 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग में यानी जो एक चाप है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी चाप की लंबाई क्या है? तो त्रिज्या कितनी होता है? 7 सेमी। क्या कह रहा हूं क्वेश्चन? 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग में एक चाप के द्वारा केंद्र में बना कोण 60 डिग्री है, तो उस चाप की लंबाई बात करो। अर्थात जो ये चाप है उसके द्वारा यहाँ जो केंद्र बना कोण कितना है? 60 डिग्री। तो अब इस चाप की लंबाई बताओ। तो अब वो लंबाई निकालने के लिए इस सूत्र को मालूम है। कैसे लिखेंगे? पहले पाई है तो पाई का मान 22 बटा 60, r है तो r कितना दिया 60, और थीटा मान कितना 60 डिग्री बटा 180। अब वही 7 से 7 कर दिया, 60 का इसमें भाग दो 3 बार, अब 22 बटा 3, 22 बटा कितना आ गया 3। अब 22 बटा 3 का मान 10 लो कितना हो गया 7 3 21, बच गया 1, अब 3 3,
तो 7.3 अर्थात जो ये है उसकी लंबाई नापोगे कितनी होगी, वो 7.3 सेमी होगी। 7 कितनी जाएगी, 3 सेमी होगी। तो इस प्रकार से हमारे किसी वर्ग के चाप की लंबाई प्राप्त करनी है। अब अगली बात आती है तिरछे खंड का क्षेत्रफल है उसकी चाप की लंबाई या उसकी परिधि। तो तिरछे खंड के बारे में जानकारी मैंने कल परिभाषा से आकृति से दी थी। तिरछे खंड किसे कहते हैं, किसी वर्ग की दो त्रिज्याओं एवं चाप के द्वारा जो आकृति का निर्माण होता है अर्थात जो मध्य को क्या कहलाता है, तिरछे खंड। जैसे ये ऐसे है, तो ये इस वर्ग की दो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये उसका क्या हो गया, चाप। इनसे जो ये आकृति बन गई, यहां दिख रही है आपको, उसको अपन क्या कहेंगे, तिरछे खंड कहते हैं। अब इसका आपको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, और इसी का आपको क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मतलब परिधि। मतलब यहां से जैसे यहां से चलेंगे अपन, यहां तक जा रहे, यहां वापस है, वो पूछ। तो अब इसका क्षेत्र निकालने के लिए वो अपन ये जो वर्ग का क्षेत्र उसका सूत्र प्रयोग करेंगे कि वो क्या करेंगे कि अगर ये पूरा क्षेत्र हो अर्थात 360 डिग्री कोण बनाने में जब अपन घूमे तो ये उसके अंदर का पूरा क्षेत्र आ जाता है। और वर्ग के पूरा क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ना कहने मतलब क्या है, जैसे अपन मैं यहां से घूमकर पूरा ऐसे घूमो तो कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 360 का। और 360 में क्या होगा, पूरा ही बढ़ता जाएगा, पूरा वर्ग का एरिया ही आ जाता है, तो वो पाई आर स्क्वायर जाएगा। अब मैं सिर्फ 1 डिग्री घूमो तो क्या करेगा, वो पाई आर स्क्वायर वर्ग का 360 डिग्री हो जाएगा। और मैं यहाँ थीटा डिग्री घूमो अगर मैं थीटा डिग्री चलो तो तब यहाँ जो स्थान गिनाया गया अर्थात तिरछे खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो क्या आ जाएगा, थीटा डिग्री लेके आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री इनटू थीटा डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करने पर क्या जाएगा, तिरछे वर्ग के तिरछे खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, इसको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और कैसे प्राप्त हुआ, तो वो समझे पहले और फिर से देखो कि यदि अगर मैं यहाँ था ऐसे पूरा घूम करके आऊं तो मैं कितने स्थान को प्राप्त करूंगा, पूरे वर्ग को प्राप्त करूंगा। और पूरे जो वर्ग को प्राप्त करना इसका इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और मैं अगर सिर्फ 1 ही डिग्री चलो, 1 ही डिग्री चलो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। और मैं यहाँ से सिर्फ जैसे मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो मैं यहाँ से कितना चलूं, थीटा डिग्री चलूं, तेरा मतलब भाई मान हो गया 60 डिग्री चलूं, 100 डिग्री चलूं, कितना चलूं है ना। तो तब वो ये है वो कितना होगा, यहाँ जो तिरछे खंड है वो कितना होगा, तो वो तब कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होगा। अब इसमें वही प्रश्न जैसे बात कर रहे थे कि 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग में एक चाप के द्वारा केंद्र बनवा कोण 60 डिग्री है, तो अब उस चाप के द्वारा निर्मित तिरछे खंड का क्षेत्रफल बताइए। उस चाप के द्वारा निर्मित, तो चाप कौन सा है, इसके द्वारा निर्मित तिरछे खंड कौन सा हो गया, ये हो गया। तो उस चाप के द्वारा निर्मित तिरछे खंड का क्षेत्रफल बताइए। अब वो क्या है, इस तरह रखेंगे 22 बटा 7 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 7 बटा 360। अब इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे अपन, जो आया ना 22 बटा 7 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 7 बटा 360। अब इसका जो मान निकालेंगे वो इस एरिया का स्थान आ जाता है, इस तिरछे खंड का माप आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, तिरछे खंड का क्षेत्रफल प्राप्त करें। अब ये प्राप्त करने बाद में एक सूत्र और भी होता है इसका, जैसे बार बार उसमें कर रहे थे, वैसे उसको सीधा करें तो सीधा करने पर ये क्या रहती है, उसकी त्रिज्या आ जाएगी। और ये जो चाप की लंबाई है वो चाप की लंबाई आपको दे देती है, और वो चाप की लंबाई का जैसे यहाँ संकेत होता है वो कैपिटल है, क्या कहते हैं, कैपिटल है। तो दूसरा इसका वर्ग के तिरछे खंड का दूसरा क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणा L गुणा, दूसरा ये भी सूत्र होता है। अब वो जैसे आप बार जैसे प्राप्त किया ना किसका वर्ग का, वैसे यहाँ ये प्राप्त किया। जैसे अपन इसको यहाँ से काट करके सीधा कर दिया तो सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L बन जाएगा, और जो ऊंचाई वो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी। अब वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। अब वो 1/2 तो ये लगा हुआ है,
ये आधार ये बनेगा, तो उसका मतलब है चाप की लंबाई क्या है वो, ये जो क्या है चाप की लंबाई है, तो उसको लिख दिया। और जो यहाँ जो लंब होगा वो क्या होगा, त्रिज्या होगी, तो वो क्या होगा कर दिया अपने r। तो यहाँ त्रिज्या खंड के दो सूत्र होते हैं। एक पहला त्रिज्या खंड का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और दूसरा क्या होता है l गुना r बटा 2 या 1/2 l गुना r। आवश्यक काम है इसकी परिधि पूछे आपको, यानी परिधि या परिमाप पूछे, तो परिधि और परिमाप देखो, ये कितना है r है, ये कितना है r है, और ये कितना है l है। तो इसका जो परिधि का सूत्र हो जाएगा, यानी तिरछे खंड की परिधि बराबर, तिरछे खंड की परिधि बराबर हो जाएगा 2r प्लस है, 2r प्लस l, या इस l का जो सूत्र है आपको ये लिखो, ये लिख दो 2r प्लस पाई r थीटा बटा 180। ये इसकी क्या हो जाएगी, तिरछे खंड की परिधि या तिरछे खंड का परिमाप, तिरछे खंड की परिधि और तिरछे खंड का परिमाप क्यों आ, तो समझे आप। चलिए कितना है r चले, फिर क्या चले अपन l चले, फिर क्या चले अपन r चले, r प्लस r कितना होगा, हो गए 2r हो गए। ये क्या होगी चाप की लंबाई है, तो वो l है। अब l का अच्छा इतना ही रखो, ये कब रखोगे जब आपको वर्ग की त्रिज्या और चाप की लंबाई देंगे, तो ये निकाल। अगर आपको यानी त्रिज्या और थीटा का मान दे रखा है, तब ये नीचे वाले को, क्यों इसमें l का मान है ही नहीं, इसमें किसका है r का और थीटा का मान, तो r का और थीटा मान दिया जाए तब त्रिज्या खंड की परिधि या परिमाप, परिधि या जो परिमाप निकालो वो इससे निकालो। अब अगला आता है वर्गखंड, कहते हैं वर्गखंड, तो वही वर्गखंड का क्षेत्रफल एवं वर्गखंड की परिधि अपन कैसे प्राप्त करते हैं वो देखना है। तो वर्गखंड किसे कहते हैं, तो वो अपन कल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि वर्ग की जीवा के द्वारा वर्ग के बने खंड क्या कहते हैं, वर्ग खंड कहलाते हैं। तो जैसे ये आपके पास एक वर्ग आरो से वर्ग में ये एक जीवा खींचती, और इस जीवा से दो खंड बन गए, दो खंड बन गया। जैसे यहाँ से काट दिया, एक ऊपर का टुकड़ा जाएगा, एक नीचे का टुकड़ा जाएगा, अब वो वर्गखंड कहलाते हैं। अब जैसे अपन यहाँ इसी में बात करें, इस वर्गखंड की बात करें, तो ये वर्गखंड है वो कैसा वर्गखंड है, लघु वर्गखंड, लघु वर्गखंड। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना, जैसे ये ऐसे ABC, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने में क्या करोगे आप, जैसे ये वर्ग का वो केंद्र है और इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से, तो आप ये ऐसे मिलाते क्या बन गया पूरा एरिया OABC, तो क्या बन गया है त्रिज्या खंड, क्या बन गया ये इतना ना, तो वर्गखंड है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो क्या बन गया त्रिज्या खंड बन गया। तो अपन त्रिज्या खंड का इस वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल, क्या करेंगे इसे निकाले उसका, किस जो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें, तो किसका आ जाएगा हमारे पास वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या बताया मैंने कि इस वर्गखंड का जो लघु वर्गखंड है उसका क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए जो त्रिज्या खंड है ये क्या बन रहा है आपके पास त्रिज्या खंड बन रहा है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब तो वही बता दी, जैसे आपको लघु वर्गखंड क्या है, लघु वृत्तखंड कौन सा वो ABC, वर्गखंड ACB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड कौन सा और ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOC का क्षेत्र, अतः पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो आपके पास ABC क्या जाएगा वर्गखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब इसको प्राप्त करने के लिए वो अपन है जो ये त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए क्या किया हमने, उसका सूत्र प्राप्त कर लिया है, तो वो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360।
थीटा बटा 360 हो गया। अब त्रिभुज इसका क्षेत्रफल प्राप्त करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। इसका प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां से इसका लंब डालिए, लंब डालते हैं कितने समकोण में विभाजित हो गया, 2 में हो गया। जैसे आप पी की क्या हो गई है पी। अब ये जो है तिरछे दोनों, जैसे वो दोनों तिरछे, तो अब इधर से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये लंब चाहिए, दूसरा ये आधार चाहिए। तो अब इस त्रिभुज कौन का त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 आधार कितना है AC है, आधार कितना है AC त्रिभुज का AC, गुना ऊंचाई क्या है OP है, क्या ऊंचाई OP। आगे पर इसको प्राप्त करने के लिए जो AC है, AC का सीधा मान तो अपन प्राप्त नहीं कर सकते, अपन यहाँ जो जैसे कोई कोण है वो थीटा दे रखे, बराबर कितना दिया थीटा दिया। तो अब जैसे ये लाइन खींची तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अब यहाँ उसका आधा हो जाएगा थीटा बटा। अब वो आधा क्यों होगा, इसी वाक्य में प्रसारण पर आप आगे पढ़ेंगे कि वाक्य के अंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात जो ये क्या करेगा समद्विभाजित, जैसे आगे भाग बढ़ेंगे यहाँ तो ये उसके चाप हो जाएंगे 2, इसे एक हो जाएंगे चाप 2, और समान चाप के अंदर समान कोण अंकित करते हैं, समान चाप पर के समान कोण क्या कहते हैं बनाते हैं। अब वो अपन आगे इसी की जो बता रहे हैं कि बस क्यों 10th क्लास में है उसमें ये प्रमेय भी अपन पढ़ेंगे। तो अब यहाँ ये कोण पूरा थीटा है तो थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा बटा 2, क्या हो जाएगा थीटा बटा 2। अब जो आपके पास ये समकोण त्रिभुज ये है उसमें AP की लंबाई निकालें, क्या करेंगे अपन AP की लंबाई निकालें। तो अब AP की लंबाई निकालने के लिए क्या करोगे आप, वही इस समकोण त्रिभुज में ये तो कर्म दे रखा है आपको, क्या देगा कर्म देगा, यहाँ थीटा देगा, ये कुछ है। तो अब ये बताने के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये देखो सामने क्या है कि इस समकोण जैसे आपके पास ये है ऐसे खंड है, अब यहाँ तो वो थीटा है, अतः यहाँ तो O है या A है या P, आपके पास यहाँ तो थीटा और थीटा है थीटा बटा 2, और ये जो है वो कर्म आपको दे रखे हैं। आप अब ये क्या होगा इसके लिए, इस थीटा के लिए तो अपन त्रिकोणमिति में अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा जहां थीटा ना हो तो आधार होता है, वो तो आधार होता है, ये कर्म हो गया। अब क्या बची है लंब बची, तो अब लंब में अपने ज्ञात करना है, तो वो सूत्र कौन सा लेते हैं, sin थीटा बराबर लंब बटा ये। अब sin थीटा मान लिया थीटा बटा 2, तो sin थीटा बटा 2 बराबर लंब कितना है, तो लंब कितना है AP बटा कर्ण कितना है OA और A। आगे sin थीटा बटा 2 बराबर है AP बटा OA का मान है R। अब इसको बदल गुणा कर लो, इसके नीचे ये तो AP गुणा A बराबर AP और R sin थीटा बटा 2, इतना मान आ जाएगा। अतः जो AP है उसका मान आ जाएगा R sin थीटा बटा 2, तो इस AP का मान आया हमारे पास R sin थीटा बटा 2। अब उसमें अपन ये मान देंगे इसी से यानी जैसे इसी सूत्र अपन मैं ऐसे बना लेता हूं 1/2 गुणा 2 गुणा AP का 2 बटे AC का 2, क्योंकि ये दोनों भाग पता है अभी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित समान 2 भाग करता है। तो ये दोनों भाग AP और BC बराबर है, तो अपन AC के साथ कर सकते हैं 2AP क्या लिख सकते हैं कि जैसे आप है यहाँ दूसरी बात ऐसा समझो कि ये जैसे पूरा आपको 8 सेमी है, ये 8 सेमी है, अब एक समद्विभाजक रहेगा तो ये 4-4 सेमी होंगे, कितने होंगे 4-4 सेमी हो। अब आपके पास ये इतना 4 सेमी है तो पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी उसका उल्टा हो जाएगा, उसका दोबारा से गुणा तो 8 सेमी हो जाएगा, यानी पूरी 8 सेमी है आधा 2 4 सेमी हो जाएगा। अगर ये 4 सेमी है तो पूरा हो जाएगा 8 सेमी हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इस AP को ही क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया,
क्या दिया है 2 से। अब आगे वाला ओपी का ओपी लिख दो बस। आगे यहाँ 2 से 2 काट दो, एपी का मान क्या आ गया r sin थीटा बटा 2। इस एपी का मान क्या आ गया r sin थीटा बटा 2। ये तो हो गया। अब ओपी का मान भी चाहिए, ओपी का मान वही यहाँ पे ये सब कोड थ्रू देखो तो आप ये करना है, ये नाम में क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो कोई क्या करोगे cos थीटा बराबर आधा बटा करण, आधा बटा करण। अब थीटा क्या कितने है, थीटा बटा 2 है वो कर दो। आधा क्या है इसका ओपी है, क्या है वो तो ओपी लिख दो। बटा करण क्या है r है अतः o है, o लिख दो। अब इसको कोई वजन गुणा करो, इसके नीचे लो, इसको तो इससे कोई से ओपी बराबर क्या हो जाएगा r cos थीटा बटा 2, r cos थीटा। अब वो मान यहाँ r cos थीटा बटा 2। अब इनमें r को r से गुणा कर लो तो क्या हो गया r स्क्वायर sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा ये आ गया। अब वो मान कहां से दोगे इस त्रिभुज का। अतः तो हम त्रिभुज किसका निकाले AOC का क्षेत्रफल निकाल, AOC का क्षेत्रफल का सूत्र मान लाया r स्क्वायर sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2। तो वो यहां लिखो r स्क्वायर यानी sin थीटा बटा 2 into cos थीटा बटा 2। इस प्रकार से अपन किसका सूत्र प्राप्त कर लेंगे वर्ग के लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। ये जो सूत्र प्राप्त किसका है, इसका जो आपको दिख रहा है ये एरिया उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। तो कैसे प्राप्त किया अपन ने, जैसे देखो कि जब अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो तृतीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन प्राप्त करने क्या है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आधार था AC, AC को अपन क्या बदल दिया 2AB में बदल दिया और उसका ये मान निकाले, उसका AC का मान गया r sin थीटा बटा 2, r sin थीटा बटा 2 आ गया। आगे आगे OP का मान निकालो, OP का r cos थीटा बटा 2 आ गया। आगे जो यहाँ 2 लगा था इस 2AP के तो वो 2 से 2 तो कट गया था। अब इस प्रकार से जो त्रिभुज AOC उसका क्षेत्रफल क्या आ गया हमारे पास r स्क्वायर sin थीटा बटा 2 cos, और वो यहाँ मान दी। अब इसमें आगे सरलोगे तो सिर्फ r स्क्वायर को बाहर ले सकते हो, नहीं इतना करना हम लोग दोनों क्या घुमाए रहे r स्क्वायर को बाहर उसको लो लो। और ये भी क्या रखोगे यार यहाँ भी ये 2 सूत्र बनते हैं, क्या बनते हैं 2 सूत्र बनते हैं। जब ये थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, थीटा मान क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो तो ये सूत्र होगा। और ये थीटा मान 90 डिग्री तक हो, 90 डिग्री से अधिक मतलब जैसे 120 आ जाए या 180 आ जाए तब तो आप उसका प्रयोग करोगे। जैसे आपको यानी क्या आ गया है 90 तक ही आ रहा है, जैसे 60 आ गया यानी 30 आ गया 90 आ गया ऐसे जो आ रहा है तब आप इसमें हाँ इसके साथ में एक दूसरा सूत्र लगता है और वो सूत्र क्या है कि ऐसे है प्लस sin थीटा बराबर क्या है यानी sin थीटा बराबर cos थीटा बटा 2 sin थीटा बटा 2 into cos थीटा बटा 2। ये अतः इन दोनों के सामने आप क्या करोगे 2 लगा दोगे, ऊपर भी लगा दो 2 तो तब यहाँ क्या जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 320। ऐसा यहाँ r स्क्वायर या sin थीटा बनाना है तो sin थीटा के साथ क्या करोगे ये है आपके पास क्या है ये तो दे देगा यहाँ तो यहाँ क्या करोगे sin 2 sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर। अब यहाँ क्या करोगे ये 2 प्राप्त करने के लिए नीचे 2 लगाने होंगे, जैसे यहाँ इन्हें ये हो गया 2 ये sin थीटा बराबर है, इसको 2 का आगे ले दोगे तो यहाँ 2 लगाओ तो 2 ऊपर भी लगेगा और नीचे भी 2 लगेगा तब क्या लगेगा यानी 2 ये तो इस मान लेते 2 sin थीटा मान दी है तो यहाँ क्या कर दोगे यानी sin थीटा और बटा यहाँ क्या कर दोगे। अब उसके बाद में इसको आगे कैसे लिख दोगे यानी पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर sin थीटा बटा पूरी के नीचे जैसे लगा दो सिर्फ इसके नीचे 2 या सिर्फ 2 को r के नीचे लियो तो ये सूत्र किसका हो गया है
यानी वही लघुवल्कन का क्षेत्रफल जब थीटा का मान 90 डिग्री तक हो, 90 से ज्यादा नहीं, कहां तक हो, 90 तक हो तब तो ये लगा दोगे और 90 से ज्यादा तब ये लगा दो। अब यहाँ ही आता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो छिद्रा का पास ये लघुवृत्त था, आपके पास इसका नहीं लिखा है, दीर्घवृत्त कौन सा हो गया, ये होगा, इसका पूछ रहे हैं, इसका निकालने में क्या करोगे आप, इसका होगा उसका, इसका नहीं पूछ रहा आपके पास, ऊपर वाले का पूछ रहे हैं। तो दीर्घवृत्त कैसे तो निकालेंगे, करोगे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल पर क्या होगा, जो पूरा वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से इसको घटा दो, पूरा जो दिए गए वर्ग का क्षेत्र है और वर्ग का क्षेत्र उसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर कहते हैं। अब इसमें से क्या करोगे, तो लघुवृत्त का क्षेत्र घटा दो, तो लघुवृत्त का क्षेत्र अभी प्राप्त क्या हो गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर sin थीटा बटा 2, ये है काफी वही बात देखो, जब मान थीटा मान 90 डिग्री तक है तो ये घटा दो और 90 से ज्यादा है तब ये ऊपर वाला ये घटा दो, तो इसमें तो वही इतना तो समान रहेगा, यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा r स्क्वायर sin थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 आ जाएगा। तो ये किसके है, दीर्घवृत्त खंड का, दीर्घ का मतलब समझ ना, ये ऊपर वाला जो है वो दीर्घवृत्त खंड है, अर्थात जो जीवा जो बड़ा खंड बनाती है उसको दीर्घवृत्त खंड कहते हैं, और जो छोटा खंड बनाती है उसको लघुवृत्त खंड कहते हैं। तो ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या लोगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से लघुवृत्त खंड के क्षेत्रफल को उठा दोगे तो किसका बचेगा, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो वो इस प्रकार से सूत्र बनते हैं, तो कब बनेगा ये, जब थीटा का मान 90 डिग्री तक हो, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो तो यहाँ क्या करता, वो तो वो का रहेगा sin थीटा बटा 2 और cos थीटा बटा 2, ये करो। तो ये किसका है, वही दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल सूत्र है, कब, जब थीटा मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, जैसे 90 120 हो या 180 हो तब आप उसका प्रयोग करो। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सारे सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र होंगे, पहला सूत्र है वर्ग की परिधि और वर्ग की परिधि, फिर वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, रेखा का क्षेत्रफल और रेखा की परिधि, फिर चाप की लंबाई, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो हो गए, फिर लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, फिर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये इस प्रकार के प्रमुख सूत्र है।